टाइम और कोई मतलब नहीं है जी। अभी तक रिक्वेस्ट आ रहा है। अंजलि कुमारी, कितना बजे टाइमिंग है क्लास का जी? जब मन किया ज्वाइन कर लेना है क्या? नो सर। तो फिर क्यों 10:18 क्यों हो रहा है? 10 बजे से क्लास है। दैट इज ई जेड एंड एच जेड इक्वल टू जीरो। इन अदर वर्ड्स, द फील्ड लाई इन अ प्लेन दैट इज ट्रांसवर्स और ऑर्थोगोनल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। आपको बताए थे कि ये जो परपेंडिकुलर होता है उसी का दो तीन नाम होता है। क्या क्या होता है जी? उसी को ट्रांसवर्स बोला जाता है, उसी को ऑर्थोगोनल भी कहते हैं, ऑर्थोनॉर्मल भी कहा जाता है। सब का मतलब एक ही है, परपेंडिकुलर। कुछ कुछ सब में कॉन्सेप्ट अलग अलग है। जैसे ऑर्थोनॉर्मल कहा जाएगा तो सेट ऑफ वेक्टर्स क्या रहता है, उसका मैग्नीट्यूड यूनिटी रहता है, तो उसको ऑर्थोनॉर्मल बोलते हैं। ऑर्थोगोनल सेट में क्या रहेगा? यूनिट वेक्टर का सेट नहीं रहेगा, अदर देन यूनिट वेक्टर रहेगा, है ना। सो दे फॉर्म एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट हैज़ नो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। उसी को हम लोग TEM वेव भी बोलते हैं। जो हम लोगों ने प्लेन वेव देखा था, जिसमें से इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक को हम लोगों ने एक्स और वाई डायरेक्शन में फिक्स किया था, तो उसमें वेव का प्रोपगेशन किस डायरेक्शन में सेटअप हुआ था? जेड डायरेक्शन में सेटअप हुआ था। सेम उसी का एक स्पेशल नामकरण कर दिया गया है, उसको हम लोग बोलते हैं TEM वेव। टी ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब इस केस में क्या है जी? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसवर्स है, परपेंडिकुलर है ना। इसलिए इसका नाम, एक स्पेशल नाम भी रखा गया, TEM वेव, है ना। तो TEM वेव जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि EZ और HZ जीरो होगा। ये एक्सप्रेशन हो जाएगा, होगा कि नहीं? उस डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक कंपोनेंट हो ही नहीं सकता है। चलिए, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आप जानते हैं, हम लोग जब वेव पढ़ा रहे थे उस टाइम आपको बता दिए थे ये। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, दैट इज AE क्रॉस AH, where AE is unit vector along electric field and AH is unit vector along magnetic field, and AK is unit vector along डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। लिखा हुआ सब में देखिए, यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, यहाँ कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। यूनिट वेक्टर अलोंग एच, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ई। तो कभी भी आपको वेव का प्रोपगेशन निकालना हो तो इसी एक्सप्रेशन से आप निकाल लेंगे। ऐसे हम लोग सीख चुके हैं इस चीज़ को। ना वेव प्रोपगेशन इन लॉसी डायरेक्ट्रिक। अभी तक जो हम लोगों ने एक्सप्रेशन देखा था उसमें क्या था? ये लॉसलेस मीडिया में देख रहे थे। अब हम लोग देखते हैं लॉसी। लॉसी मीन्स, बोलिए। लॉसी सर डायरेक्ट, जहाँ लॉस कर सकता है लॉसेस डेटा। होगा, है ना। मीन्स हीट लॉस वहाँ पे होगा। जब भी आपको करंट फ्लो होगा तो हीट लॉस, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बात करेंगे तो रेसिस्टेंस होगा, वो लॉसी हो जाएगा। डायलेक्ट्रिक है, डायलेक्ट्रिक क्या होना चाहिए? लॉसी नहीं होना चाहिए। परफेक्ट डायलेक्ट्रिक को लॉसी नहीं होना चाहिए, है ना। डायलेक्ट्रिक परफेक्ट नहीं है मतलब उसमें लॉसेस होगा कुछ ना कुछ। इसको समझने से पहले एक थोड़ा सा हम एक कन्वेंशन समझ लेते हैं। ये प्रिंसिपल, इसमें एस ऑपरेटर आता है। इस एस ऑपरेटर को हम लोग पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज दिस एस ऑपरेटर। तो उसको समझाने के लिए पहले यहाँ पे आ जाते हैं, जो नोट करके लिखा हुआ है ये एक्स्ट्रा है। ये बुक में मान के चल रहा है कि आप जानते हैं, लेकिन हम मान के चल रहे हैं आप नहीं जानते हैं, तो हम पहले इसी को डील कर लेते हैं, है ना। सो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स का प्रॉपर्टी है, ध्यान से समझिएगा। एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज रिटन एज एक्स प्लस जे वाई, वेल नोन है। इन पोलर फॉर्म इट इज रिटन एज आर एंगल थीटा और फाई, जो मन करे बोलिए, आर एंगल फाई। कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन में इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉम्प्लेक्स में आर एंगल एक्सपोनेंशियल जे फाई बोलते हैं। एंड इफ यू expand this exponential j phi using de Moivre's theorem, then the result will be r cos phi plus j sin phi। मान लेते हैं जो मेरा फाई एंगल जो ये दे रहा है, तो थीटा इक्वल टू, अब ओमेगा टी जानते होंगे, ओमेगा टी, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी।
सो लेट फाई जो मेरा है उसमें ओमेगा टी प्लस सम थीटा, ये कुछ इनिशियल फेज है उसमें से। इनिशियल फेज कहने का अर्थ है कि कोई भी वेव है, मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, दिस डिले हम यूज करेंगे, ये इसी को मान लेते हैं थीटा और थीटा नोट बोल सकते हैं आप। तो जो फाई एंगल होगा मेरा, वो फाई एंगल क्या हो जाएगा, एक इसके प्रोपगेशन के कारण जो एंगल होगा उसमें जो एंगुलर चेंजेज होगा उसको ओमेगा टी से हम काउंट कर लेंगे, प्लस इनिशियल कुछ फाई है क्या, थीटा उसमें है क्या, यस है, थीटा है। तो ये एक्चुअल फाई, मान लेते हैं यहाँ का हम फाई निकालना चाहते हैं, तो एक फाई वैल्यू तो दे देगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका दे देगा ओमेगा टी फॉर्मूला से, और हर बार आपको ये इनिशियल इसमें ऐड करना होगा, है ना। तो हम ये जनरल केस मान लेते हैं कि जो मेरा फाई होगा उसका जो एंगल बनेगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसका कुछ इनिशियल फेज रहा होगा, वो इनिशियल फेज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, थीटा बोल रहे हैं। देन दैट टोटल एंगल इज रिटन एज फाई इक्वल टू ओमेगा टी प्लस थीटा। क्लियर है। अब क्या करिए आप, जो यहाँ पे हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन देखा था कि इसी का एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन हमने किया, तो एक्सपोनेंशियल को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये आर जे फाई, उसी को सिंस आर जे फाई, आप देखिए फाई इक्वल टू क्या मान लिए, ओमेगा टी प्लस थीटा, ये एक्सप्रेशन इसको यूज करेंगे। सो आर जे, इसको एक स्टेप हम जंप किए यहाँ पे, यहाँ हम लिख देते हैं, आप इसको लिखेंगे कैसे, आर जे फाई, फाइव की जगह पे क्या हो जाएगा बोलो तो, ओमेगा टी प्लस थीटा। और जब एक्सपोनेंशियल यहाँ पे अलग अलग करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, आर मल्टीपल में हो जाएगा ई जे ओमेगा टी इंटू, लिख सकते हैं ई बेस सेम है, थीटा लिख सकते हैं, है ना। वही चीज़ को देखिए यहाँ पे लिखा गया आर इंटू ई जे थीटा इंटू ई जे ओमेगा टी, तो ये एक्सप्रेशन में कोई दिक्कत नहीं है। नो। आगे देखते हैं, इसका रियल पार्ट निकालिए तो क्या रिटर्न वैल्यू देगा, रियल पार्ट ऑफ दिस यहाँ लगाया गया, देयर फोर रियल पार्ट ऑफ आर जे फाई, तो रिटर्न वैल्यू क्या मिलेगा, आर कॉस थीटा मिल रहा है, देखो तो ओमेगा टी प्लस थीटा, देखो ना यहाँ पे, नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा स्ट्रेस माइंड में देखो, यहीं पे कर देते हैं। जैसे कि आर आया, इसको यहीं पे डायरेक्ट डीमैवस थ्योरम यूज करिएगा तो क्या हो जाएगा बोलो तो, आर कॉस, एक साथ लिखना चाहेंगे तो ओमेगा टी होगा प्लस थीटा प्लस आर जे साइन, और वही एंगल वाला एक्सप्रेशन। तो इसका रियल वैल्यू निकालिएगा तो क्या है, रियल पार्ट आ जाएगा तो आर कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा आएगा, देखो तो आर कॉस, यस सर। ये दोनों ही फॉर्मेट में लिख सकते हैं हम इसको, इस मल्टीपल फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में लिखना चाहेंगे तो सेम एक्सप्रेशन को ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन यदि आप सिर्फ इसका रियल पार्ट लिखना चाहेंगे तो इट रिटर्न वैल्यू विल बी आर कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा एंड इमेजिनरी वैल्यू, अब इसका इमेजिनरी पार्ट कौन हो जाएगा, साइन वाला हो जाएगा, आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब मान लेते हैं कोई करंट है मेरे पास, करंट का एक्सप्रेशन तो ऐसे लिखा रहता है, आई टी इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, ऐसे हो सकता है। तो ये मान लिए करंट का एक्सप्रेशन है, इसको हमको लिखना है इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, है ना। तो कैसे लिखेंगे, आई टी इक्वल टू लिख सकते हैं, आई टी इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ आई नॉट ई टू द पावर जे ई टू द पावर जे ओमेगा, एक ही बार यहाँ जे लगा दिए तब भी काम हो जाएगा, जे ओमेगा टी प्लस थीटा कर सकते हैं इसका रियल पार्ट, क्योंकि हम यहाँ एंगल कोसाइन में लिखा हुआ है, तो कोसाइन में कितना हो जाएगा, उसका रियल पार्ट ही हो जाएगा। नहीं नहीं समझ रहा है, ठीक है एक बार इधर लिख के बताते हैं। जैसे कि एंगल करंट दिया हुआ कितना, आई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, हमको इसको लिखना है किस फॉर्मेट में, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट। तो कैसे लिखेंगे इसी चीज़ को, तो हम लिख सकते हैं रियल पार्ट, रियल पार्ट किसका, आई नॉट है मैग्नीट्यूड इसका, तो आई नॉट रहने दीजिए,
रियल पार्ट। अब आप जानते हैं डिमॉर्गन्स थ्योरम से जो ई टू द पावर जे थीटा रहता है, यही थीटा एक्सपोनेंशियल में ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्सपोनेंशियल जे, और जो यहाँ पे टोटल एंगल है यहाँ पे अलग अलग कर दिए हैं, बेस अलग करके इसको एक ही बार लिख देते हैं हम। टोटल एंगल कितना है जी, ओमेगा टी प्लस कितना थीटा। तो इसी का ये रियल पार्ट निकालेंगे तो रिटर्न वैल्यू आ जाएगा, ये वाला आई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा आएगा, इस एक्सप्रेशन से आ जाएगा, Yes, sir. आएगा कि यस नहीं, सर। आ जाएगा। अब अगला स्टेप में क्या करिएगा, अगला स्टेप में इसको अलग अलग कर देंगे, इसका बेस को अलग करेंगे, कैसे लिखेंगे, ई टू द पावर जे थीटा और ई टू द पावर जे ओमेगा टी अलग अलग कर देंगे, क्योंकि Yes, sir. मैटर तो सेम है, यही चीज़ है, इसको फिर बेस अलग कर दिए। अब इसमें से द कॉम्प्लेक्स टर्म कौन सा, आई नॉट जे थीटा विच रिजल्ट्स फ्रॉम ड्रॉपिंग द टाइम फैक्टर ई जे ओमेगा टी। इसमें दो फैक्टर हुआ, इसमें क्या कह रहा है कि आप जो है ई टू द पावर जे ओमेगा टी इस टर्म को यदि हम ड्रॉप कर देते हैं, साइलेंट कर देते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, सिर्फ मिलेगा रिटर्न वैल्यू जो मिला था हमको रिजल्ट में, उसमें क्या मिल रहा है, आई नॉट जे थीटा ही बचेगा, आई नॉट जे थीटा। तो बोलता है कि द कॉम्प्लेक्स टर्म आई नॉट जे थीटा विच रिजल्ट्स फ्रॉम द ड्रॉपिंग द टाइम फैक्टर ई जे ओमेगा टी, इसको साइलेंट करने से मिलता है इन आई टी। कहाँ से, आई टी का जो एक्सप्रेशन है उसमें से यदि हम इसको ड्रॉप कर देते हैं तो रिटर्न वैल्यू क्या मिलेगा, आई नॉट ई टू द पावर जे थीटा, इल कॉल्ड द फेजर करंट। फेजर करंट मतलब क्या हुआ, इसको थोड़ा डिटेल से समझने की जरूरत है। जो इसमें टाइम फैक्टर है, टाइम के साथ चेंजेज है, उसको भी हम साइलेंट कर देते हैं, है ना, और देखते हैं कि स्पेस कोऑर्डिनेट के साथ जो भी करंट है उसमें क्या चेंजेज हो रहा है। आपको मालूम कि वेव में दो वेरिएबल्स होता है, कौन कौन सा, स्पेशियल कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और डायनेमिक, एक होता है टाइम कांस्टेंट, टाइम फैक्टर। तो टाइम फैक्टर को ड्रॉप कर देना है तो करंट में चेंजेस किसके कारण होगा, जो वेव प्रोपोगेट कर रहा है वो डिस्टेंस के कारण ही चेंज होगा। और फाइनली हम उसमें जब एक्सप्रेशन निकालेंगे, क्योंकि दो वेरिएबल में एट ए टाइम कैलकुलेट करना, अभी तो ग्राफ बनाने में ही हम लोग इसका हेल्प लिए थे, जब ये ग्राफ ड्रॉ किया गया था, देख रहे हैं आप, ये भी जब ग्राफ ड्रॉ हो रहा है तो एट ए टाइम किसी एक वेरिएबल को लिए थे, इसमें क्या किए, टाइम को फिक्स कर दिए थे, है ना जी, जीरो पे। इसको ड्रॉ करने के लिए क्या किए, जेड को फिक्स कर दिए हैं। तो किसी वेव को ड्रॉ करना है, उसका प्रॉपर्टी को और डिटेल पढ़ना है, तो एट ए टाइम यू हैव टू कंसिडर ओनली वन वेरिएबल, है ना। तो इस एक्सप्रेशन में क्या है, जैसे कि वेव का एक्सप्रेशन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो उसमें फेजर का भी कॉन्सेप्ट आता है, डायनेमिक दोनों आता है। तो टाइम का जो फैक्टर है उसको कुछ समय के लिए साइलेंट कर दिया जाता है, और उसका कारण भी है, क्योंकि आप जानते हैं ई टू द पावर आई थीटा का मैग्नीट्यूड निकाला जाए तो कितना होता है, वो जस्ट एक रेंज देगा वेरिएबल। बट आपसे हम पूछें कि एक्सपोनेंशियल आई थीटा है जी, इसका मॉड हमेशा वन ही होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या देगा, देखो तो इसका मॉड निकालिए कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, इसका मॉड निकालिए तो क्या होगा, रियल स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, और इसका रिटर्न वैल्यू हमेशा वन देगा, है ना। तो ई टू द पावर जे ओमेगा टी है, तो ये मैग्नीट्यूड में हमेशा इसका वन ही रहेगा, जब भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वन ही रहेगा। तो फाइनली हम कभी भी इसको मल्टीप्लाई करके एक्सप्रेशन को डायनेमिक बना सकते हैं, है ना। कोई भी वेव को डायनेमिक बनाना है तो क्या करेंगे, उसको उसमें टाइम फैक्टर मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब वेव ट्रेवल करेगा, ट्रेवल करने के लिए उसको डायनेमिक फैक्टर देना ही होगा। ई टू द पावर जे ओमेगा टी वाला टर्म जब तक उसमें नहीं रहेगा वेव ट्रेवल नहीं करेगा। बट एनालिसिस जो एक्चुअल उसमें लॉसेस हो रहा है वेव में, वो ड्यू टू डिस्टेंस हो रहा है, सोर्स से जितना दूर आपका वेव ट्रेवल करेगा उसी प्रोपोर्शनेट में उसमें लॉसेस होगा। तो एक्चुअली जो हमको काउंट करना है, उसमें लॉसेस काउंट करना है, वो स्पेशियल कोऑर्डिनेट का फैक्टर हो जा रहा है, वो मतलब डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वो डिपेंड कर रहा है। तो फाइनली क्या किया गया, फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन उसमें जो टाइम फैक्टर आ रहा है उसको हम ड्रॉप कर देते हैं, है ना, क्योंकि टाइम फैक्टर जस्ट है उसको
डायनेमिक मोशन देने के लिए है। वो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्सिबल उतना नहीं है, उसमें ऑसिलेशन होगा तो वेव आपका आगे बढ़ेगा। एक्चुअल जो लॉसेस हो रहा है वेव में ड्यू टू डिस्टेंस हो रहा है, और डिस्टेंस का जो फैक्टर है वो स्पेस से रिलेटेड है, स्पेशियल कोऑर्डिनेट उसको बोलते हैं, उससे रिलेटेड है। दैट्स वाई वी सिंपली ड्रॉप द टाइम फैक्टर। फाइनली जब सारा एनालिसिस हो जाएगा तो लास्ट में हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि किसी भी क्वांटिटी में वन, मान लेते हैं रिजल्ट आपके पास 100 आ गया है, उसमें एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत है क्या? नो नो प्रॉब्लम, सर। है ना। ओके। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है, ई टू द पावर जे ओमेगा टी जो टर्म है, इसका मैग्नीट्यूड जब भी निकालिए तो कितना आ जाएगा? ये वन ही देगा। वन आएगा। तो फाइनली हम क्या करेंगे, टोटल एनालिसिस होने के बाद इसको लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे आपका वेव डायनेमिक हो जाएगा, मतलब उसमें वो ट्रेवल करना स्टार्ट शुरू कर देगा। यही इसके पीछे लॉजिक है। आगे बढ़ें यस सर। तो हम देखेंगे कि ये जो आई टी अभी था, आई टी था क्या, इसमें दोनों वेरिएबल है, मतलब ये स्पेस के साथ चेंज करेगा ही और टाइम के साथ, ये डायनेमिक है। इसको एक्चुअल जो हम एग्जांपल लिए आई टी इक्वल टू, जो रियल वैल्यू हम लोग कैसे लिखते हैं, आई टी इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, इसी को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इसे लिखा गया। अब इसमें से टाइम फैक्टर को हटाने के लिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम लिख रहे हैं, और इसमें से कौन सा फैक्टर हटा देंगे, ये वाला टाइम का फैक्टर, इसको ड्रॉप कर देंगे फॉर सम मोमेंट ऑफ टाइम, इसको भी हटा के चलेंगे हम लोग। जीरो नहीं करेंगे, इसको साइलेंट कर देना है, जीरो करेंगे तो टोटल फैक्टर ड्रॉप करना है, इसलिए यहाँ पर टर्म लिखा गया है बाय ड्रॉपिंग, मतलब उसको जस्ट इग्नोर करके भी चल रहे हैं, उसका इफेक्ट को हम नहीं मान रहे हैं। तो जो है सो आई टी में जो रेस्ट टर्म बच जाएगा, तो रेस्ट टर्म कौन सा बच जाएगा, देखो तो आई नॉट ई टू द पावर जे थीटा टर्म बचेगा। इसी टर्म को हम लोग बोलते हैं फेजर करंट, इसको बोला जाता है फेजर करंट, मतलब ये किसी इंस्टेंट पे लिया गया है। फेजर करंट डिनोटेड बाई आई एस। तो जहाँ भी वेरिएबल में एस लगा हुआ है वो समझना कि क्या है जी, फेजर क्वांटिटी है, उसमें टाइम का फैक्टर निकाल दिया गया इस वेरिएबल से, मतलब ये करंट है लेकिन इसमें टाइम वाला फैक्टर नहीं है, इसको ड्रॉप कर लिया गया है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फेजर। तो आई एस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं फाइनली, देखो तो आई एस इक्वल टू लिख सकते हैं आई नॉट ई टू द पावर जे थीटा, यही तो आया, देखो तो आई एस इक्वल टू, इसी को तो आई एस बोले हम लोग, इस चीज़ को हम लोग क्या बोल दिए, फेजर करंट बोले, सिंबल में यूज करेंगे तो आई एस बोलेंगे। तो आई एस इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर जे थीटा, ओमेगा टर्म को साइलेंट कर लिया गया है, आई नॉट एंगल थीटा भी इसको इन शॉर्ट लिखा जाता है पोलर में, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में आई नॉट ई टू द पावर में लिखा जाता है, इसको बोलते हैं पोलर नोटेशन, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एस डिनोट्स द फेजर फॉर्म ऑफ आई टी, मतलब जो डायनेमिक करंट था उसका जस्ट फेजर करंट हमको दिखाना है, तो उसके लिए नोटेशन क्या है जी, आई एस है। अब ये आई टी क्या होता है, आई टी व्हाट इज आई टी, आई टी इज आई नॉट कॉस ओमेगा टी इज इंस्टेंटेनियस फॉर्म, मतलब हर मोमेंट पे आप ये निकाल सकते हैं, किसी भी मोमेंट पे, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है ना। और फेजर वैल्यू क्या है, वो फिक्स है, फेजर वैल्यू 1 किलोमीटर पे निकालिएगा तो हमेशा उतना ही रहेगा। अब अभी देखिए, 2 घंटा बाद देखिए, 3 घंटा बाद देखिए, शाम में देखिए, फेजर वैल्यू क्या रहेगा, स्टेबल है, वो फिक्स है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू में चेंजेस हो सकता है, बट फेजर वैल्यू, फेजर क्वांटिटी क्या रहेगा वहाँ पे, फिक्स रहेगा, हर 1 किलोमीटर के बाद इतना लॉसेस है वेव में। तो फाइनली जो आई टी हुआ, एक्चुअल तो करंट हमको इंस्टेंटेनियस ही दिखाना, डायनेमिक दिखाना, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो उसको लिखा जा सकता है क्या, देखो तो आई टी को हम लोग क्या लिखे थे, अब इसको एक्सप्रेशन को थोड़ा यहाँ से रिलेट करिएगा तब आपको समझ में आएगा। यहाँ से देखिए, आई टी इज इक्वल टू, ये वाला है, एकदम सेम एक्सप्रेशन हम यूज कर रहे हैं, आई टी इक्वल टू, बोलो, रियल पार्ट ऑफ आई नॉट ई टू द पावर जे थीटा, और इसको हम लोग कभी नया नाम दे दिए, आई नॉट ई टू द पावर जे थीटा को क्या नाम दे दिए थी हम लोग अभी, बोलो, यस सर। आई एस दे दिए ना, फेजर क्वांटिटी। सर। तो देखो आई टी इक्वल टू लिखा गया रियल पार्ट ऑफ आई नॉट ई टू द पावर जे थीटा, इन प्लेस ऑफ दैट वी राइट हियर आई एस, और जो रेस्ट टर्म बच गया क्या, ई टू द पावर जे ओमेगा टी। तो जब फाइनल हमको निकालना पड़ेगा, आई टी लिखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ आई एस, तो कैसे लिखेंगे, आई टी इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ आई एस इंटू उसमें टाइम फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज कॉल्ड टाइम फैक्टर। तो आपको रिटर्न वैल्यू यही मिल जाएगा, है ना, सिंपल है। यस।
यस सर। तो एस नोटेशन समझ में आ गया आपको? एस नोटेशन यूज्ड फॉर फेजर क्वांटिटी। अब देखो, ये तो हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट फेजर क्वांटिटी समझने के लिए। अब आते हैं वेव में, टीईएम वेव में। मैक्सवेल का जो इक्वेशन है, मैक्सवेल इक्वेशन इज, मैक्सवेल का 4 इक्वेशन है, आपको याद करने बोले थे हम लोग। डेल डॉट ई इक्वल टू, एक्चुअली था क्या, डेल डॉट डी था वहां पे, नहीं जी। मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन डेल डॉट ई इक्वल टू क्या था, रो वी था, रो वी। किस मीडियम के लिए हम बात कर रहे हैं, वेव प्रोपगेशन इन लॉसी मीडियम, है ना। सो अब लॉसी मीडियम के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। अ लॉसी डाइलेक्ट्रिक इज अ मीडियम इन विच एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एज इट प्रोपगेट्स लॉसेस पावर ओइंग टू इम्परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक। मतलब जो इसका रियल नेचर होना चाहिए डाइलेक्ट्रिक का, उसमें लॉसेस नहीं होना चाहिए था। इसी पर्पज से हम लोग यूज करते हैं। बट परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक नहीं है, तो उसमें क्या होगा, जब भी उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करेगा उसके थ्रू, तो उसमें पावर का कुछ लॉसेस होगा, जिसके कारण ही उसको हम इम्परफेक्ट बोलते हैं। इम्परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक उसका नाम पड़ गया, अदरवाइज वो परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक होता। इन अदर वर्ड्स, अ लॉसी डाइलेक्ट्रिक इज अ पार्शियली कंडक्टिंग मीडियम। लॉसेस तब तक नहीं होगा जब तक उसमें करंट नहीं होगा। लॉसेस का अकाउंटेबिलिटी हम लोग कैसे पढ़ते हैं, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, यही ना होता है जी लॉसेस। मतलब उसमें करंट होना चाहिए, करंट होगा तभी इसमें लॉसेस होगा। तो अदर वर्ड्स में आप समझ सकते हैं कि जो लॉसी डाइलेक्ट्रिक होगा उसमें बहुत कम करंट का फ्लो होगा, लेकिन करंट जाएगा। नॉर्मल मान लेते हैं कि 1 एम्पियर का करंट है, तो उसमें हो सकता है कि 1 माइक्रो एम्पियर का करंट जा रहा है, लेकिन करंट कुछ ना कुछ उसमें फ्लो करेगा, जिसके कारण उसमें लॉसेस होगा, है ना। सो इट इज पार्शियली कंडक्टिंग मीडियम, इम्परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक और इम्परफेक्ट कंडक्टर भी हम इसको विथ सिग्मा इज नॉट इक्वल टू जीरो। एक्चुअली होना चाहिए था क्या, सिग्मा परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक है तो सिग्मा इज कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी होना चाहिए था जीरो उसका, लेकिन ये बोलता है कि नन जीरो हो गया, मतलब कुछ न कुछ करंट उसमें आ गया, मतलब कहीं ना कहीं कंडक्टिविटी वो पोलराइज हो गया है, वो डाइलेक्ट्रिक जो है पार्शियली पोलराइज हो चुका है। दैट्स वाई दैट डाइलेक्ट्रिक सपोर्ट सम करेंट्स, राइट। सो मैक्सवेल इक्वेशन, जो लॉसी डाइलेक्ट्रिक होता है उसमें चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज डेंसिटी ऑलमोस्ट रहेगा जीरो रहेगा, कोई फ्री चार्ज नहीं रहेगा उसमें, है ना। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसमें पोलराइजेशन होता है। तो जब चार्ज डेंसिटी नहीं है, तो जो मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन था वो क्या था, डेल डॉट डी इक्वल टू कितना था, रो भी था। और रो भी इस केस में भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। जब आपको वेव पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे मीडियम का बताए थे, 3-4 टाइप का मीडियम, हर मीडियम को आइडेंटिफाई करने के लिए बताया गया था, वहाँ पे एक लॉसी डाइलेक्ट्रिक भी मीडियम था। तो रो भी कर देंगे जीरो, और डी इक्वल टू, इसको मैक्सवेल का इक्वेशन से प्रूव कर रहे थे सेकंड, तब बताया था डी इक्वल टू एप्सिलॉन टाइम्स ई। तो यहीं पे जहाँ डी है वहाँ रख दीजिएगा एप्सिलॉन नॉट ई रख देना है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। और ई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इसको इधर रिजल्व कर देना, डेल डॉट ई इक्वल टू जीरो। अब हर वेरिएबल के बगल में यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूट में एस लगा दिया गया है। अब एस ये क्या है, फेजर क्वांटिटी है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो टाइम के साथ भी चेंज करता है, और यदि वो डायनेमिक रहेगा, क्योंकि वी आर स्टडी हियर वेव मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, इंडक्शन होगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ भी चेंज करेगा एंड स्पेस के साथ भी चेंज करेगा। तो हम क्या करते हैं, टाइम फैक्टर को ड्रॉप कर देते हैं, तो ड्रॉप करने के बाद जो उसमें क्वांटिटी बचता है उसको हम लोग बोलते हैं ई एस। तो हर वेरिएबल को भी एस के फॉर्मेट में पढ़ना है हमको। अब डायनेमिक होते हुए भी इसको स्पेशल जैसा ट्रीट करना है, तो इस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं हम लोग, फेजर बोलते हैं। तो जहाँ जहाँ मैक्सवेल इक्वेशन था उसमें जस्ट अब एस लग गया है, एस लग गया मतलब वो फेजर बन गया है। समझ में आया ये नोटेशन? यस सर। अमन गौरव, अमन, यस सर। तुम्हारा अभी क्लास है क्या?
अभी तो थर्ड सेम का क्लास चल रहा है बाबू। आज यस फिफ्थ आज यस फिफ्थ सर, बाय मिस्टेक। हाँ, लेफ्ट कर जाओ तुम, ठीक है, अभी थर्ड आपका सेम। लिंक दबा गया सर। हाँ ठीक है, लेफ्ट कर मेरे को लीजिए, हम भाई लोग को से। बता दिए कि वेट करेगा। ठीक है। सो जो भी मैक्सवेल इक्वेशन था उसमें अब एस क्वांटिटी हम लगा रहे हैं हर मैक्सवेल इक्वेशन में, एस। बाकी रिमेन सेम, जैसे डेल क्रॉस सी इक्वल टू क्या था, माइनस डेल बी बाय डेल टी था ना जी। तो वहाँ पे क्या लगा देना है, जस्ट ई एस लगा देना है। अब ये चारों मैक्सवेल का इक्वेशन याद रखिएगा, क्योंकि ई एम एफ टी में ज़्यादा फॉर्मूला है नहीं, मैक्सवेल का 4 ही इक्वेशन है। फ्रंट पेज में लिख के इसको ध्यान में रखना है, हर जगह मॉडिफाई किए। उसके बाद डेल बाय डेल टी को हम लोग जे ओमेगा कैसे लिखे थे ये भी आपको समझा दिए थे। तो वहाँ पे आ गया देखो जे ओमेगा इन प्लेस ऑफ डेल बाय डेल टी। म्यू जहाँ पे बी है, बी को क्या लिखे थे हम लोग, म्यू एच रिलेशन होता है ना, बी इक्वल टू म्यू टाइम्स एच। तो वहाँ देखिए बी के जगह पे आ गया म्यू एच, एच को एच एस से हम रिप्लेस कर देंगे। डेल क्रॉस एच आप पढ़े थे, डेल क्रॉस एच, यहाँ पे क्या आ गया सिंपली डेल क्रॉस एच एस, एस फॉर फेजर। और यहाँ पे जे प्लस डेल डी बाय डेल टी है ना। तो जहाँ पे जे है वहाँ जे एस लगा दीजिए, जहाँ डी है वहाँ पे डी एस लगा दीजिए, और कुछ नहीं करना है। जे इक्वल टू एक रिलेशन होता है वो सिग्मा टाइम्स ई, इसको हम आगे पढ़ाएंगे आपको। अभी आप जस्ट इतना ध्यान रखें कि जो करंट डेंसिटी होता है, एक्चुअली करंट डेंसिटी इज इक्वल टू कितना होता है, करंट डेंसिटी इज करंट पर यूनिट, किसी को एरिया, यस, करंट डेंसिटी इज करंट पर यूनिट एरिया, ये तो आप पढ़े हैं। ईएमएफटी में एक रिलेशन आता है इसका, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स ई एस, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में ये रिलेशन होता है, सिग्मा टाइम्स ई एस, वेयर सिग्मा इज द कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल एंड ई एस इज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड इन दैट मटेरियल, है ना। बिकॉज कोई भी करंट सपोर्ट कर रहा है कोई भी मटेरियल, तो उसमें विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड वो करंट को सपोर्ट ही नहीं कर सकता है, क्लियर है ना। तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आता है, और उसका कंडक्टिविटी जब तक मटेरियल का नहीं होगा तब तक उसमें करंट सपोर्ट नहीं करेगा। तो कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में करंट डेंसिटी को कैसे लिखा जाता है, सिग्मा टाइम्स ई, है ना। और चूंकि हम इसमें फेजर नोटेशन पढ़ रहे हैं इसलिए हर वेरिएबल में हम क्या लगा दे रहे हैं, एस लगा दे रहे हैं, और कुछ चेंजेज नहीं है। तो यहाँ से आप डी इक्वल टू रिलेशन आपको मालूम है कि एप्सिलॉन टाइम्स ई होता है, तो ई एस लगा देंगे, और डेल बाय डेल टी को जे बोलेंगे। देखिए दोनों में ई एस और ई एस कॉमन आ गया, तो यहाँ पे ई एस कॉमन निकाल सकते हैं। अब रिलेशन क्या बचेगा, सिग्मा प्लस जे ओमेगा एंड एप्सिलॉन। अब ये फिर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल आता है डायरेक्टरी का प्रॉपर्टी, इसी से हम डिसाइड करेंगे, आगे इसको डिस्कस हम करेंगे, है ना। अब जो वेव का इक्वेशन है लॉसी के लिए मॉडिफाई हो गया है ये। इसके पहले हम लोग पढ़े थे क्या, लॉसलेस में पढ़े थे वेव इक्वेशन, जो प्लेन वेव पढ़ रहे थे कहाँ पे, फ्री स्पेस में, वैक्यूम में पढ़ रहे थे। उस केस में हम लोग इस क्वांटिटी को जीरो करके चल रहे थे, इसको भी जीरो किए थे, है ना। इसमें होगा तो हम दिखा देते हैं थोड़ा सा रिव्यू आपको। देखिए 4 टाइप का मीडियम था बाबू, फ्री स्पेस, लॉसलेस एंड लॉसी। तो देखिए लॉसी में क्या है, कंडक्टिविटी जीरो नहीं होगा, और लास्ट में फिर पढ़ेंगे हम लोग गुड कंडक्टर। तो फ्री स्पेस में सिग्मा भी जीरो था, है ना। लॉसी में क्या रहेगा, तो ये दोनों को ऑलमोस्ट एक ही में मिला के पढ़ लिया जाता है, फ्री स्पेस और लॉसलेस को, है ना, क्योंकि ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी सबका सेम है। यहाँ पे जस्ट चेंजेस क्या होता है, इसका परमिटिविटी और परमिएबिलिटी का फैक्टर जस्ट चेंज होता है। तो अब हम लोग आ गए हैं लॉसी पे। जब लॉस फ्री स्पेस पढ़ रहे थे, देखिए वेव इक्वेशन फॉर फ्री स्पेस, थोड़ा कोरिलेट करके पढ़ना तो आपको चारों अलग अलग दिखेगा, एक ही चीज़ है, जस्ट कंडीशन अलग अलग रख दिया गया है ना। फ्री स्पेस जैसे क्लास टेस्ट आप देते हैं, मिड सेमेस्टर देते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम देते हैं, सबका क्या होता है, इन्वायरमेंट थोड़ा अलग हो जाता है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में आप अननोन प्लेस में जाके बैठते हैं एग्जाम देते हैं, उसी तरह से जस्ट मीडियम का चेंजेस, यहाँ पे फ्री स्पेस है और लॉसलेस बोलते हैं, तो यहाँ पे करंट डेंसिटी का और रो भी जीरो कर दिया गया था। इसके अकॉर्डिंग मैक्सवेल इक्वेशन को लिख दिया गया, इसका जो सॉल्यूशन दिया वो बन गया वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस, क्लियर है। अब जो हम लिख रहे हैं, तो देखिए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फॉर, सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे, जब यहाँ भी पढ़ रहे हैं, कहाँ पे आ गया,
कोरिलेट करके पढ़िए, अच्छा लगेगा आपको। एक ही चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। देखो फिर क्या किया, देखो टेकिंग कर्ल ऑन इक्वेशन 3 में कर लेना था, और 4 को क्या किए थे हम लोग, डिफ्रेंशिएट करना था इसको। वही काम यहाँ फिर हम करेंगे। चेंजेस क्या आ रहा है, इस एक्सप्रेशन में सिग्मा का टर्म भी आएगा। वहाँ पे सिग्मा 0 हो गया था, यहाँ सिग्मा आएगा, तो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन में क्या आ जाएगा, सिग्मा आ जाएगा। वहाँ पे सिग्मा भी 0 था। चेंजेस समझ में आया? बोलिए, नहीं तो आपको बहुत सब सब याद करना पड़ेगा। रेस्ट जो कॉन्सेप्ट है, इक्वेशन 3 में कर्ल लेना होता है और इक्वेशन 4 को डिफरेंशिएट करना होता है। तो टेकिंग कर्ल ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में कर्ल लेंगे तो ये डेल क्रॉस ई एस आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल क्रॉस कर्ल किसके साथ आएगा, ई वेक्टर है तो इसके साथ आ जाएगा डेल क्रॉस एच। ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फॉर्मूला हम लोग यूज़ किए थे, बताए थे डी में। इसको एक्सपेंड कर दीजिएगा उसी फार्मूला से, तो ये बनेगा डेल डॉट ई, चूँकि इस केस में 0 है तो इसको 0 कर दिया गया, तो ये पार्ट डिजोल्व हो गया, बचा कितना, माइनस डेल टू ई, और राइट साइड में माइनस जे ओमेगा, और डेल क्रॉस एच इक्वल टू कुछ है क्या, देखो यहाँ पे आ गया है, इसको यूज़ कर सकते हैं। कितना आ गया जी, डेल क्रॉस एच इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन ई, है ना। दोनों में देखो तो ई भी कॉमन आ गया क्या, ई आ गया कॉमन, तो इसको लिख सकते हैं, इसको इधर ले आइए राइट साइड में, तो डेल टू ई एस, कहीं ई एस छूट रहा है तो उसको मेंटेन करना है, ये सब फेजर में रहेगा। डेल टू ई एस माइनस गामा स्क्वायर, इसको बोलते हैं गामा, गामा डेल टू ई एस माइनस गामा स्क्वायर ई एस इक्वल टू 0। अब देखिए वेयर गामा स्क्वायर जो है सो क्या है, ये जो क्वांटिटी बच गया था ना, ये टोटल को हम लोग बोलते हैं गामा स्क्वायर बोल दिए इस वेरिएबल को। तो गामा स्क्वायर इज जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा ई, वेयर गामा इज कॉल्ड प्रोपेगेशन कांस्टेंट। गामा स्क्वायर के वैल्यू, इससे जो गामा निकलेगा उसको हम लोग बोलते हैं प्रोपेगेशन कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। इसी मीडियम का ये नेचर बताएगा अब गामा। अब गामा को डिटेल पढ़ना होगा, यही बताता है कि वेव किस मीडियम के थ्रू चल रहा है, कितना उसमें लॉसेस होगा, क्या उसमें फेज चेंजेस होगा, टोटल मीडियम का डिस्क्रिप्शन कौन देगा जी, गामा। सो गामा इज प्रोपेगेशन कांस्टेंट। उस केस में कितना इक्वेशन आया था जब फ्री स्पेस था, बोलो, एन आया था, डेल टू ई इज इक्वल टू कितना आ गया था, डेल टू इज इक्वल टू म्यू नॉट, डेल टू इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू ई बाय डेल टी स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ गया आपको, यहाँ पे आ रहा है डेल टू ई एस इक्वल टू में लिखिएगा तो ये यहाँ इक्वल टू साइन लगा दीजिए, इक्वेशन के फॉर्म में लिखिएगा तो डेल टू ई एस माइनस गामा स्क्वायर ई एस इक्वल टू 0। वे सिमिलरली जब इसमें कर्ल ले लीजिएगा इस एक्सप्रेशन में, तो एच का रिलेशन आ जाएगा, तो आप निकाल सकते हैं डेल टू एच एस माइनस गामा स्क्वायर एच एस इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा गामा के बारे में आपको डिटेल पढ़ना होगा कि प्रोपेगेशन कांस्टेंट जो है, आप देख रहे हैं कि गामा स्क्वायर इज इटसेल्फ है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें दो दो जे लगा हुआ है, एक देखिए इनिशियली लगा हुआ है, फिर एक अंदर में लगा हुआ है। जब गामा निकालिएगा मीन्स इसका स्क्वायर रूट, तो ऑब्वियसली ये क्या देगा, एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी देगा। तो कॉम्प्लेक्स, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको किस फॉर्मेट में हम लोग लिखते हैं, जे इक्वल टू जेड इक्वल टू एक्स प्लस जे, वाई के फॉर्मेट में, मीन्स रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो यहाँ पे एज्यूम किया गया हियर सिंस गामा इज अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, गामा कॉम्प्लेक्स ही होगा। यहाँ तक ठीक है।
यहाँ से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, टेंशन की जरूरत है आपको कि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है आपको, गेट वगैरह में पूछता है, बहुत इजीली बन जाता है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रहेगा गामा वगैरह का तो बहुत आसानी से बना लीजिएगा। गामा इज अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, कोई दिक्कत? बोलिए। नो सर। अब मान लेते हैं जो गामा है हम उसको लिख सकते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस वाई के फॉर्मेट में लिखें, तो यहाँ पे जो इसका स्पेशल नोटेशन है वो अल्फा प्लस जे बीटा, मतलब अल्फा इज उसका कुछ रियल पार्ट होगा एंड जो इमेजिनरी पार्ट होगा हम उसको बीटा बोलेंगे। सो अल्फा प्लस जे बीटा के फॉर्मेट में इसको लिखना है। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व फॉर अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा के लिए इसको सॉल्व किया जाएगा इस एक्सप्रेशन को। देखो सॉल्व करने का तरीका, सिंस गामा स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ये एक्सप्रेशन याद हो जाएगा। ये इसको लिखना है फर्स्ट पेज में आपका जो फॉर्मूला बना रहे हैं, जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा। थोड़ा सा हम आपको कुछ इसका वीक पॉइंट बता देते हैं कि कैसे आप कंफ्यूज नहीं करिएगा। जैसे यहाँ पे सिग्मा लिखे हैं, तो सिग्मा किसका प्रॉपर्टी होता है बताइए तो, ये कंडक्टिविटी का प्रॉपर्टी होता है ना। तो सिग्मा प्लस जे, अब हो सकता है यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो जाए कि जे ओमेगा के बाद म्यू होगा या एप्सिलॉन होगा। तो चूंकि ये क्या है, कंडक्टिविटी का प्रॉपर्टी है, कंडक्शन जैसा है, तो कंडक्शन किसके कारण होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अकाउंटेबिलिटी है वो किससे चेक हम लोग करते हैं, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम से करते हैं। तो यहाँ पे म्यू नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एप्सिलॉन आएगा, है ना। तो स्टार्टिंग में लिखना है क्या, गामा स्क्वायर इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ये, तो लिख देना है जे, उसका इसका फ्रीक्वेंसी, और फर्स्ट में इसका परमीएबिलिटी। जब परमीएबिलिटी आ गया अब अंदर में लिखना है, परमीएबिलिटी मतलब मैग्नेटिक वाला इफेक्ट काउंट हो गया, अब इसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट डालना है। तो सिग्मा प्लस जे, फिर से ओमेगा आएगा, और इलेक्ट्रिक इफेक्ट डालने के लिए फिर से परमिटिविटी मीडियम का लगा देना है। याद हो गया सबको, एक बार फिर से बोलिए। चलिए हमको यहाँ लिखाइए गामा स्क्वायर इक्वल टू, अब सोच के बोलिए तब याद हो जाएगा आपको। गामा स्क्वायर इक्वल टू, इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों मीडियम आएगा। चूंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो पहले हम जे से स्टार्ट करेंगे, तो जे ओमेगा रहेगा ही, क्योंकि वेव प्रोपोगेट कर रहा, बिना फ्रीक्वेंसी का प्रोपोगेशन होगा ही नहीं, ओमेगा होगा। मैग्नेटिक वाला मीडियम का अकाउंटेबिलिटी लेगा तो म्यू आ गया। अब इलेक्ट्रिक वाला नेचर काउंट करना है, तो उसमें कंडक्टिविटी भी होगा, और एक और टर्म जे वाला आता है, तो जे ओमेगा। और चूंकि ये कंडक्टिविटी वाला टर्म है तो यहाँ इलेक्ट्रिक वाला नेचर आएगा, मीन्स परमिटिविटी आएगा। याद हो गया, लिख लीजिएगा। अब यस सर। थोड़ा सा कुछ अपना आपको इससे बेहतर तरीका कुछ मिलता है तो उस टाइप से भी याद रखिए, डायरेक्ट याद करिएगा ना तो बस 2 दिन 3 दिन रहेगा फिर भूल जाइएगा। आप इस टाइप से थिंक करके इसको याद करना है कि इसमें कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स वाला क्वांटिटी, क्योंकि वेव है मीन्स इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों इफेक्ट डालना होगा हमको। और वेव है प्रोपोगेट करा, मतलब फ्रीक्वेंसी टर्म रहेगा तो फ्रीक्वेंसी आ गया। पहले मैग्नेटिक वाला टर्म आता है तो म्यू लगा दिए, उसके बाद इलेक्ट्रिक वाला टर्म के लिए सिग्मा प्लस जे ओमेगा, और इसका क्या आ गया, इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 2 टर्म क्यों आया, क्योंकि ये लॉसी डायलेक्ट्रिक मीडियम में बात कर रहे थे तो इसमें सिग्मा आ गया। सिग्मा इसमें होता नहीं था, इन जनरल इसमें सिग्मा नहीं रहेगा, सिग्मा लिख रहे हैं तो सिग्मा आने के लिए आपको हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना पड़ता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर आएगा इसमें, परमिटिविटी, तभी ये सिग्मा रहेगा, अदरवाइज सिग्मा आएगा ही नहीं। इसलिए सिग्मा के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड वाला नेचर आ रहा है, तो हम समझते हैं याद कर लीजिएगा इसको, है ना। तो गामा को हम लोग लिखे, इसमें रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट दोनों होना है। गामा स्क्वायर इक्वल टू दिस, नो प्रॉब्लम। यदि आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो जे इंटू जे स्क्वायर का वैल्यू -1, तो यहाँ गया देखो -1, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, म्यू एप्सिलॉन प्लस इस क्वांटिटी के साथ दे देगा इमेजिनरी वैल्यू, तो यहाँ दे दिया जे ओमेगा म्यू और सिग्मा, तो सिग्मा लिख दिया, मल्टीप्लाई करने वाली कोई दिक्कत नहीं।
एक रियल वैल्यू आ गया और एक इमेजिनरी वैल्यू आ गया। तो ये इसमें से अल्फा का वैल्यू ये हो जाएगा ना, अल्फा नहीं, अल्फा नहीं होगा, इसको हमको गामा के फॉर्म में लिखना होगा। गामा इक्वल टू होगा तब वो अल्फा और बीटा हम बोलेंगे, लेकिन ये तो गामा स्क्वायर है, मतलब हमको इसका स्क्वायर रूट चाहिए। अब इसको सॉल्व करना होगा आपको। तो गामा स्क्वायर इक्वल टू आ गया दिस, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। तो यहाँ देखिए मैग्नीट्यूड दिखाया, गामा स्क्वायर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट इसका निकालिएगा। तो देखिए ओमेगा स्क्वायर यहाँ भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन निकल जाएगा, तो उसके बदले में क्या आ जाएगा, ओमेगा म्यू स्क्वायर दोनों जगह मिल रहा है, तो एक म्यू आ गया। तो रेस्ट टर्म क्या बचेगा, रेस्ट टर्म यहाँ बच गया सिग्मा का स्क्वायर, तो लिख दिया गया सिग्मा स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा एप्सिलॉन स्क्वायर, और एक ओमेगा 4 था यहाँ पे, 2 ओमेगा बच जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक इसका मैग्नीट्यूड निकालने में? नो नो सर। चलो अब निकालना है रियल पार्ट ऑफ गामा स्क्वायर। अल्फा बीटा हम देख लेते हैं। अल्फा बीटा के टर्म में हम लोग गामा स्क्वायर निकाल लेंगे। तो गामा स्क्वायर कैसे निकलेगा बोलिए, अल्फा बीटा के टर्म में इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा ना, एक बार फिर से इस टर्म से हमको मल्टीप्लाई करना होगा, अल्फा प्लस जे बीटा, गामा स्क्वायर समझने के लिए, क्योंकि हम गामा इक्वल टू बोले ना अल्फा प्लस जे बीटा। तो यदि अल्फा बीटा के टर्म में गामा स्क्वायर निकाला जाए तो कितना होगा, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो कितना हो गया बोलो तो, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या, बीटा स्क्वायर, जे स्क्वायर मतलब माइनस हो जाएगा, तो माइनस बीटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा। तो यदि गामा स्क्वायर हमको अल्फा बीटा के टर्म में समझना है तो ये वाला आ रहा है ना जी, आया कि नहीं आया? तो इसका रियल पार्ट कितना हो जाएगा बोलो, रियल पार्ट, सो दिस इज रियल पार्ट, गामा स्क्वायर का ये रियल पार्ट हो गया। तो अल्फा स्क्वायर एक इक्वेशन बनेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, जो गामा स्क्वायर का रियल पार्ट होगा, और एक्चुअल जो है गामा स्क्वायर का एक्चुअल वैल्यू का रियल पार्ट कितना आ रहा है, देखो तो इतना आ रहा है ये वाला, तो लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन, एक इक्वेशन ये बनेगा। हमको सॉल्व किसके लिए करना है, अल्फा और बीटा हमको चाहिए, तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का एक इक्वेशन बना, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन हमको चाहिए। एक इमेजिनरी पार्ट का निकालिए तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, इसका मॉड निकाल लेते हैं, एक इसका मॉड, तो गामा स्क्वायर का मॉड निकालिए तब कितना होगा, मैग्नीट्यूड, देखो गामा स्क्वायर का मैग्नीट्यूड ना, तो गामा का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ गामा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब बोलेंगे गामा स्क्वायर का मॉड बताओ जी, तो मतलब इसी को 2 बार कर देंगे, 2 बार करेंगे तो कितना होगा, रूट हट जाएगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। तो मॉड ऑफ गामा स्क्वायर इक्वल टू बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ पे देखो लिखा गया निगेटिव रियल गामा स्क्वायर, आप निगेटिव नहीं लिखिएगा तो क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, यहाँ निगेटिव ले लेंगे तो बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस को हटा दिया गया, दोनों एक्सप्रेशन सेम है, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो यही एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो एक इक्वेशन ये बन जाएगा और दूसरा बन जाएगा इसका मॉड से इक्वेशन बी, दोनों को सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करिए क्या करना है, दोनों को एक बार ऐड कर दो, अल्फा बीटा के लिए हमको फाइनली सॉल्व करना है, 2 इक्वेशन निकालने के लिए हम इतना कर रहे हैं। यहाँ से देखो तो ये अल्फा अल्फा कट जाएगा तो बचेगा क्या, 2 बीटा स्क्वायर इक्वल टू, और दोनों को एडिशन कर देना है, उसका रूट लेना है तो ये वैल्यू आ जाएगा। तो सॉल्विंग इक्वेशन ए एंड बी आप इतना आपको मिलेगा, बीटा का वैल्यू और ये अल्फा का वैल्यू। आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, सारा हम टेक्निक बता दिए हैं। एक एक्सप्रेशन निकाल दिया अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, दूसरा इसका मॉड से निकाल दिया, क्योंकि ऐसा ही हमको फिर से वैल्यू चाहिए ना, तभी तो ये अल्फा बीटा कटेगा। तो उसके लिए क्या करना है, इसका मॉडुलस निकाल दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, एक बार दोनों को माइनस कर दीजिए, ए माइनस बी ए प्लस बी कर देना है, तो 1 बाय 1 आपको अल्फा और बीटा मिल जाएगा। ये वैल्यू अल्फा बीटा ये इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है।
तो आपका जो फार्मूला शीट बनेगा उसमें ये फर्स्ट पेज में ये भी चला जाएगा, है ना। और दोनों को गौर से देखें तो जस्ट माइनस प्लस का अंतर है। देखिए अल्फा में माइनस है यहाँ पे और बीटा में क्या है, जस्ट प्लस है। ठीक है, याद कैसे रखना है इसको, अल्फा ओमेगा स्क्वायर रूट परमिएबिलिटी परमिटिविटी, मतलब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक दोनों का इफेक्ट आएगा, इसलिए इसको 2 से हम डिवाइड भी कर देंगे, 2 से डिवाइड कर दिए। एक ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर से स्क्वायर रूट लेंगे, 1 प्लस सिग्मा सिग्मा डिवाइड बाय, और सिग्मा किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है, तो इलेक्ट्रिक वाला टर्म यहाँ लिखेंगे, परमिटिविटी और ओमेगा का टर्म यहाँ पे आएगा, इसका होल स्क्वायर -1। इस फॉर्मेट में आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करना है, ये याद हो जाएगा। बीटा लिखने के लिए प्लस लिख देना है।